नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमको प्रोटेक्शन देता है कुछ चीज़ों से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मतलब 3 चीज़ें से प्रोटेक्शन देता है हमको, एक एक करके डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो फर्स्ट वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, सेकेंड वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये है टोटल 3 चीज़। आर्टिकल 20 इन तीनों के बारे में बात करता है। कैसे कैसे बात करता है, शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक आप अपने दिमाग में एक बात लेके आओ, सोचो, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सोचो। आप जैसे आप हो, आपने आज जो भी डेट, जिस भी डेट पर आप वीडियो देख रहे हो, आज आपने चोरी कर दी। उस टाइम पर जो चोरी की सज़ा थी वो थी 2 साल, ठीक है। तो आपको 2 साल की सज़ा मिल गई आज, ठीक है। अब 2 साल बाद या 1 साल बाद, कुछ टाइम बाद मान के चलो कि एक लॉ आता है या अमेंडमेंट आता है कि जो चोरी की सज़ा है वो 2 साल से बढ़कर अब 5 साल हो गई है। तो मतलब जिस टाइम पर जो चोरी की सज़ा थी आपको मिली थी, उस टाइम पर थी 2 साल, आप सज़ा काट ही रहे हो, ठीक है। अब जो चोरी की सज़ा हो गई वो हो गई 5 साल, ठीक है। मतलब अब आपको 3 साल एक्स्ट्रा सज़ा मिलेगी। तो क्या ये होना सही है क्या? चलो ये भी छोड़ो, मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में आपने कहीं से 20 पैकेट सिगरेट के आपने खरीद लिए, ठीक है। आज की डेट में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि सिगरेट खरीदने से रोक लगाता है, ठीक है। आपने आज खरीद लिए 20 पैकेट सिगरेट के, कल अगले दिन एक ऐसा लॉ आ जाता है कि जो भी 10 पैकेट सिगरेट से ज़्यादा खरीदता है वो एक ऑफेंस करेगा। मतलब कि जिसने भी 10 पैकेट से ज़्यादा सिगरेट खरीदे वो एक ऑफेंस करेगा और उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी। जब आपने 20 पैकेट के सिगरेट के खरीदे तब तो कोई वो ऑफेंस नहीं था, बाद में वो ऑफेंस बना दिया। मतलब कि जो आपको उसके अंदर सज़ा मिलेगी, भले ही आपने उस दिन नहीं किया, आपने पहले कर दिया, लेकिन आपने किया तो आपको सज़ा मिलेगी। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ मतलब जो 20 का सब क्लॉज 1 है वो यही बात करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। मतलब कि जिस भी दिन कोई एक्ट या ओमिशन हुआ है, ठीक है, उस टाइम पर वो ऑफेंस नहीं था, लेकिन बाद में कोई एक ऐसा लॉ आ गया जो कि उस एक्ट या ओमिशन को ऑफेंस डिक्लेयर करता है, ठीक है। मतलब कि मान के चलो आज किसी को चाटा मारना ऑफेंस नहीं है, लेकिन कल को एक ऐसा लॉ आ जाता है कि किसी को चाटे मारने से ऑफेंस हो रहा है, लेकिन वो कल आया, तो वो जो कल वाला जो लॉ आया है उसका इफेक्ट पहले से ही हो रहा है। मतलब कि कल आपने किसी को चाटा मारा तो आप पर भी वो लॉ अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पहले से अप्लाई होता आ रहा है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, कि जब लॉ अप्लाई हुआ है, जब लॉ आया है तभी से वो अप्लाई होगा, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव पहले से अप्लाई होगा वो। समझ रहे हो आप? तो वो चीज़, तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब सबसे पहला तो यही कि एक्ट या ओमिशन जो हुआ है उस टाइम पर ऑफेंस नहीं था, लेकिन बाद में एक ऐसा लॉ आ गया जो कि उसको ऑफेंस डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो सबसे पहला तो यही। और दूसरी चीज़ कि पनिशमेंट बढ़ाता है। जैसे कि अपन ने थेफ्ट का एग्जांपल लिया था कि पहले तो 2 साल की सज़ा थी, फिर बाद में 5 साल की कर दी, एक ऐसा अमेंडमेंट आ गया। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 20 सब क्लॉज 1 जो है, 20 सब क्लॉज 1 जो कि है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, वो इन्हीं हमको प्रोटेक्शन इसी से ही देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। अब इसका एक केस है। सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको समझ में नहीं आया हो अभी तक ये सब क्लॉज 1 पढ़ के, तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस पे अप्लाई होते हैं, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पे अप्लाई होते हैं बस। सिविल या किसी भी और उसमें अप्लाई, स्टैट्यूट पे अप्लाई नहीं होते हैं ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। मतलब कि सिविल लॉज या टैक्सेशन लॉज जो भी लॉ है उस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लॉ आ सकता है, क्रिमिनल पे नहीं आ सकता। तो ये क्रिमिनल के अगेंस्ट ही आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आप ये समझो बस,
ठीक है। तो इसका एक केस है सबसे, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो चलता हुआ आ रहा है कि एक आदमी ने 1947 में एक ऑफेंस किया जिसकी कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट थी, ठीक है, और उसको पैसे भी देने पड़े थे, उसको कंपनसेशन भी देना पड़ा था, फाइन देना पड़ा था, सॉरी फाइन, कंपनसेशन नहीं, फाइन देना पड़ा था। अब कुछ टाइम बाद अमेंडमेंट आ गया जिसमें वो जो फाइन था वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो इनसे बोला गया कि यार आपने जो फाइन दिया वो कम है, अब ये तो नया लॉ आ गया जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, अब आपको भी फाइन ज़्यादा देना पड़ेगा जितना फाइन है। मतलब कि मान के चलो 250 रुपये का फाइन है, अब ऐसा लॉ आ गया कि 500 रुपये का फाइन हो गया, तो आपने तो 250 दिए, 250 कब दे रहे हो? बोले कि नहीं, 20 सब क्लॉज 1 में दिया तो है मुझको प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, मैं क्यों दूंगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ बात तो सही है, क्यों देगा ये? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गया उसको। दूसरा केस, शिवदत्त राय फतेहचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये कुछ स्टेट्यूट, टैक्सेशन स्टेट्यूट का मामला था, मतलब कि टैक्सेशन में कुछ हो गया, ऊपर नीच हो गई, ठीक है। तो कोर्ट ने सबसे पहले ऐसा तो बोला कि यार 21 सब क्लॉज 1 जो है वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होगा, क्रिमिनल ऑफेंसेस पर अप्लाई होगा, लेकिन अगर कोई सिविल या टैक्सेशन जो भी है उसमें कंपनसेशन देना पड़ रहा है सामने वाले को, लेकिन वो कंपनसेशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के थ्रू हो रहा है। मतलब कि आपने कोई सिविल नेचर का कोई आपने वो तो आपके ऊपर लायबिलिटी तो आ गई, सिविल लायबिलिटी तो आ गई, लेकिन उसकी जो प्रोसिक्यूशन वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चली आपके ऊपर। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलने के बाद आपको कंपनसेशन देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंडर कवर होगी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस के अंडर ये चीज़ कवर होगी, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब मान के चलो कि आपने आज खून कर दिया, ठीक है, खून की सज़ा उस टाइम पर है 20 साल की। अब कुछ टाइम बाद ही मान के चलो 1 महीने 2 महीने जितना भी आप मान के चलो, एक अमेंडमेंट आ गया जिसमें जो खून की सज़ा है, मर्डर की सज़ा है, वो कम करके ले आया वो 15 साल की। तो ये अप्लाई होगा कि नहीं? ये तो अब आपके बेनिफिट के लिए ही है। पिछले वाले तो आपके खिलाफ थे, अगेंस्ट में थे आपके, कि यार 2 साल की 5 साल की कर रहे हैं ये लोग सज़ा, तो हम पर ये होना चाहिए कि नहीं? अब होना चाहिए कि यहाँ पर भी वो आ जाएगा यार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्यों। तो एक केस था रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें यही बोला गया था कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर आपके बेनिफिट के लिए आ रहा है तो वो अप्लाई किया जा सकता है। उसमें ये साफ साफ कर दिया था कि किया जा सकता है अप्लाई। अब अगला है डबल जियोपार्डी, मतलब कि मान के चलो कि आप हो, आपने कोई ऑफेंस कर दिया जो कि डिफाइंड है आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में एक ऑफेंस डिफाइंड है। अब उस ऑफेंस की सज़ा जो है 5 साल की है, तो आपने ऑफेंस तो किया है, सज़ा मिली आपको, 5 साल की सज़ा मिल गई आपको, ठीक है। अब यही जो आपने ऑफेंस किया था ना, वो किसी और बुक में उसकी सज़ा 3 साल की है, वही सेम ऑफेंस की सज़ा 3 साल है दूसरी बुक में, ठीक है। तो अब ये स्टेट है वो आपको बोलती है, आपको पनिश करती है कि 5 साल की सज़ा तो भुगत ली, अब ये 3 साल की सज़ा है, ये भी भुगतो आप। अब आप बोलते हो कि भैया मैंने भुगत तो ली, मैं कितनी सज़ा भुगतूँ एक ऑफेंस के लिए? वो मैंने एक ही ऑफेंस किया, उसकी सज़ा आपने मुझे दे दी 5 साल की, अब मैं दोबारा 3 साल की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ? बोले दूसरी बुक में, दूसरे लॉ में लिखा हुआ है, दूसरा प्रोविजन है, मतलब एक प्रोविजन में है उसकी सज़ा है, अब ये दूसरे प्रोविजन में उसमें 3 साल की सज़ा है, आपको भुगतनी पड़ेगी। मतलब कि डबल जियोपार्डी की एक ऑफेंस के लिए दोबारा सज़ा नहीं होनी चाहिए। आदमी ने एक ऑफेंस किया है, उसकी एक ही सज़ा मिलेगी उसको, 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी उसको, एक से ज़्यादा बार सज़ा उसको नहीं मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट है डबल जियोपार्डी का। उसका एक मैक्सिम है जिस पर डबल जियोपार्डी बेस्ड है, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी। इसका मतलब होता है कि अ मैन मस्ट नॉट बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस। वही आदमी को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा सूली पर आप नहीं चढ़ा सकते, दोबारा उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी नहीं करवा सकते, आप प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती उस आदमी के खिलाफ। क्यों होगी? समझ रहे हो आप? तो इसी के खिलाफ आप उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इसका एक केस है
इस आप जो सोच रहे हो इस केस में वो नहीं बोला, कुछ अलग ही हट के बोला है। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी जो है वो बिना डिक्लेरेशन के गोल्ड लेके आ रहा था बाहर से। डिक्लेयर करना पड़ रहा है कितना कितना गोल्ड, वो बिना डिक्लेयर करे गोल्ड इधर से दूसरी कंट्री से लेके आ रहा था। ठीक है, तो उसको सबसे पहले तो पकड़ा कस्टम अथॉरिटीज़ ने। तो कस्टम अथॉरिटीज़ ने उस आदमी को पनिश कर दिया 167 सब क्लॉज 8 के अंदर, उस आदमी को पनिश कर दिया, पनिशमेंट सुना दी कस्टम अथॉरिटीज़ ने। और पनिशमेंट के चक्कर में मतलब कि गोल्ड सीज कर लिया उसका। ठीक है, अब दूसरी बार सेक्शन 8 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंडर, ये कौन सा एक्ट बोला मैंने, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का सेक्शन 8 के अंडर उसको दोबारा पनिशमेंट हुई, दोबारा प्रोसीडिंग चली। अब ये आदमी बोलता है कि भैया मैंने पनिशमेंट ले तो ली, मैंने जो कस्टम अथॉरिटीज़ ने दी वो मैंने ले तो ली पनिशमेंट, अब आप किस हिसाब से मुझको पनिशमेंट सुना रहे हो दूसरे उस एक्ट में। ये तो वही बात हो गई कि यार आपके उसमें कुछ और है, मेरे उस मतलब एक प्रोविज़न में कुछ पनिशमेंट दी, एक मैं कितनी पनिशमेंट भुगतूँ यार। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, आपने जो पहले पनिशमेंट भुगती थी वो किसने दी थी आपको। तो आदमी बोलता है कि कस्टम अथॉरिटीज़ ने दी थी मुझको। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि किसी कोर्ट या किसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल ने दी थी क्या आपको पनिशमेंट। नहीं, मैंने बोला तो कि कस्टम अथॉरिटीज़ ने दी है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है बेटा पनिशमेंट वही मानी जाएगी जो कि कोई कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल देता है। जुडिशियल ट्रिब्यूनल ही ना, मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ, कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल ही देता है, उसी पनिशमेंट को पनिशमेंट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पनिशमेंट दी है कस्टम अथॉरिटीज़ ने, हमको कोई लेना देना ही नहीं। अगर वहीं पर कस्टम अथॉरिटीज़ में अगर कोर्ट आपको पनिशमेंट सुनाती तो आपका दोबारा से प्रोसिक्यूशन नहीं होता, लेकिन इसको हम डबल जेओपार्डी नहीं मानेंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के अंडर आपका जो आपको जो पनिशमेंट सुनाएगा, जो प्रोसीडिंग्स चलेगी वो कोर्ट के अंडर चलेगी, कोर्ट के अंदर चलेगी प्रोसीडिंग्स। वहाँ पर तो कोई कोर्ट थी नहीं ना, प्रोसीडिंग्स कस्टम अथॉरिटीज़ ने करी, पनिशमेंट कस्टम अथॉरिटी ने सुना दी, हमारा कोई लेना देना ही नहीं। डबल जेओपार्डी वहीं अप्लाई होगी जहाँ पर जो आदमी ने ऑफेंस किया है उसका प्रोसीडिंग्स कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में चले। ठीक है, तो इस चक्कर में जो दूसरी बार उसको जो सज़ा मिली थी फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के अंडर, उसको उन्होंने सही किया, बोले वैलिड है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। अब एक और केस है थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डिफाइन कर दी कि अगर किसी को प्रोटेक्शन चाहिए डबल जेओपार्डी के अंदर तो ये 3 कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक प्रीवियस प्रोसिक्यूशन हुआ, प्रीवियस प्रोसिक्यूशन। अब प्रीवियस प्रोसिक्यूशन तो तभी होगा ना कि जब ऑफेंस हुआ हो, तो मतलब कि मेरा पहले से ही प्रोसिक्यूशन मेरा हो चुका। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है कि मुझको पनिशमेंट भी मिल गई हो। ठीक है, अब दोबारा से मुझको उसी एक्ट के लिए पनिशमेंट दी जा रही है, उसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जा रही है, ये तीसरी कंडीशन है। ये बात आपको समझ, मतलब कि मान के चलो कि मैंने चोरी करी, ऑफेंस तो हो गया, एक ही एक्ट मैंने किया चोरी। अब चोरी करने के बाद मेरा प्रोसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन की एक एक्ट के लिए प्रीवियस प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो मेरा प्रोसिक्यूशन हो चुका है। ठीक है, उसके लिए प्रोसिक्यूशन के बाद मुझको पनिशमेंट भी मिल चुकी है। ठीक है, अब दोबारा से मुझको उस चोरी के लिए दोबारा से पनिशमेंट दी जा रही है, दोबारा से पनिशमेंट। ये 3 चीज़ें कि दोबारा से पनिशमेंट वही सेम ऑफेंस के लिए, वही सेम जो चोरी मैंने करी है उसी के लिए दोबारा से आप वो दे रहे हो मुझको। तो ये 3 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करी कि ये 3 कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। अब चौथी कंडीशन हम लोग इस केस से समझ सकते हैं, मकबूल हुसैन वाले केस से, कि जो प्रोसिक्यूशन हुआ है वो किसी कोर्ट या जुडिशियल ट्रिब्यूनल में ही होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई डबल जेओपार्डी का आप प्रोटेक्शन ले ही नहीं पाओगे।
तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो कि बेस्ड है एक मैगजीन पर, नेमो टेनेटोर प्रोडीर एक्यूजेयर सिप्सम। ठीक है, इसका मतलब होता है नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। ठीक है, मतलब कि किसी भी आदमी को अपने खिलाफ एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, दे सकता है लेकिन उसको बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप एविडेंस दो एविडेंस दो एविडेंस दो। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मान लो आपने किसी का खून कर दिया, अब पुलिस आपसे मार मार के पूछ रही है कि यार बंदूक कहाँ है बंदूक, जो भी एविडेंस निकाल सकती है वो बाउंड कर रही है आपको, ऐसा कर सकती है क्या वो? तो ये जो 20 सब क्लॉज 3 है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, वो प्रोहिबिट करता है इस चीज़ को। ये बात आपको समझ में, तो इसका एक केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। सेल्फ इनक्रिमिनेशन तो आपको आ गया होगा समझ में कि बाउंड नहीं कर सकते आपको अपने खिलाफ ही विटनेस बनने के लिए, अपने खिलाफ ही विटनेस बनने के लिए आपको बाउंड नहीं किया जा सकता। अगर अपन ये इसकी इस कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज अगर अपन देखें, इसमें नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। शैल बी कंपेल्ड, किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ एविडेंस दो, आप समझ रहे हो? तो अब इसका केस देख लेते हैं, MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कुछ सर्च वारंट वगैरह इशू हुए थे, एक आदमी के खिलाफ सर्च वारंट वगैरह इशू हुए थे। तो अब इसमें कोर्ट क्या बोलती है कि भैया आपने सर्च वारंट इशू कर, कोर्ट नहीं बोलती यहाँ पर, ये जो पिटिशनर है वो बोलता है कि आपने सर्च वारंट इशू तो कर दी है, लेकिन मान के चलो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल आई जो कि मुझको एक्यूज बनाती, मतलब कि मुझको ऐसा प्रूव करती है, वो प्रूव करती कि यार मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, ऐसा वो प्रूव करती, तो आप ये मेरे खिलाफ ही एविडेंस निकाल रहे हो, मतलब कि मेरे ही डॉक्यूमेंट मुझको ही प्रूव कर रहे हैं कि मैंने ये ऑफेंस किया है। तो ये तो एक तरीके से सेल्फ इनक्रिमिनेशन ही हो गया। ऐसा ये बोलने वाला बोलता है कि आप ये सर्च वारंट निकाल रहे हो, ये जो भी चीज़ निकाल रहे हो मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए, अब ये मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स ही मेरी पोल खोल देंगे ये तो ये तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ही हो गया। मतलब इनडायरेक्टली वो ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़ना चाह रहा है वो कि यार ये तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ही हो गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि देखो भाई साहब, जो सर्च वारंट है आपको इशू हुआ है क्या? मैंने आपको बोला है क्या कि ये डॉक्यूमेंट दो? मैंने तो पुलिस को बोला है, जो भी पुलिस ऑफिशियल है उसको इशू हुआ है सर्च वारंट कि ये फलान आदमी है, ये डॉक्यूमेंट लाके दो मुझको इस आदमी से। तो सर्च वारंट के टाइम पर आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आप तो आराम से सोफे पे जाके बैठो, कोई मत सो जाओ भले ही से, जो काम करेंगे पुलिस वाले करेंगे। आपको अगर मैं कंपेल कर रहा हूँ, आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाके दो, तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन है। आपको तो मैंने बोला नहीं है ना, नहीं बोला ना, मैं तो पुलिस वालों को बोल रहा हूँ, तो ये सेल्फ इनक्रिमिनेशन में नहीं आएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ साफ कर दी MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा वाले केस में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से सेल्फ इनक्रिमिनेशन की आप ये मान के डेफिनेशन चेंज हो गई या फिर क्लियर हो गई पूरी तरीके से। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी काली ओगढ़ ये केस है। इस केस में क्या पूछा गया है कि 20 सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि टू बी अ विटनेस, ठीक है। तो कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि टू बी अ विटनेस के अंडर जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जो कि पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस कलेक्ट करती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया, DNA हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, क्या वो टू बी अ विटनेस के अंडर आएगा क्या? मतलब कि जैसे कि मैं ही हूँ, अब मैं अगर फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ मेरे, ठीक है, तो मतलब कि यार कहीं ना कहीं मैं अपने आप को वो कर दूंगा, मतलब कि अगर मैंने खून किया हुआ है, फिंगरप्रिंट मैच हो गए, तो समझ रहे हो ना, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ये तो फिर मैं अपने आप को ही कंपेल कर रहा हूँ विटनेस बनने के लिए, अपने आप को ही मैं एक्यूज बना रहा हूँ। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी तो वही हो गया। ये मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यार ऐसा ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दी, बहुत क्लियर, कि टू बी अ विटनेस और फर्निशिंग एविडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें। टू बी अ विटनेस और फर्निशिंग एविडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर
टू बी मतलब विटनेस बनने के लिए, अगर आप विटनेस हो मतलब आप किसी ना किसी तरीके से नॉलेज कोर्ट में देते हो या बोल के बताते हो। मतलब कि अगर आपको विटनेस बनना है, अपना विटनेस बन रहे हो आप, तो आप कुछ ना कुछ तो बताओगे ना कोर्ट में, नॉलेज दोगे ना कि यार मैं यहाँ पर था, मैंने किया है ऐसा वैसा, बोल के बताओगे, लिख के बताओगे। लेकिन फर्निशिंग एविडेंस के टाइम पर आप कोई नॉलेज नहीं देते, हम करवाते हैं आपसे, आप कोई नॉलेज वॉलेज नहीं देते, इसमें कोई लेना देना नहीं रहता आपका। जब डीएनए की बारी आती है, जब फिंगरप्रिंट की बारी आती है, हैंड राइटिंग की, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं रहता। तो टू बी ए विटनेस और फर्निशिंग एविडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर एविडेंस फर्निश किए जा रहे हैं, डीएनए, फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह, ये सब एविडेंस फर्निश हो रहे हैं। तो फिर कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और फिंगरप्रिंट, डीएनए, जो भी ऐसी चीज़ें जिससे एविडेंस मिलता है आपको, वो इसके अंडर, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लियर हुई होगी ये चीज़। कोर्ट ने ऐसा बोला कि 20 सब क्लॉज 3 में टू बी विटनेस, आपने देखा होगा कि कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस, ऐसा लिखा हुआ है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। किसी को भी विटनेस के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप विटनेस बन जाओ। अब यहाँ पर कोर्ट ने ऐसा बोला कि विटनेस तो आदमी तभी बनेगा जब कोई नॉलेज देगा। वो एक मिनट, नॉलेज की बात की गई है ना, मीन्स इम्पार्टिंग नॉलेज। हाँ, भले कैसे भी दे वो नॉलेज। अगर आपसे मैं पूछूं कि विटनेस बन जाओ, तो आप विटनेस बनने कुछ तो बोलोगे या कुछ लिखोगे, कुछ तो साइन दोगे ना, कि जो भी नाम है आपका, अभिषेक, ये जो माल था चोरी का वो आपने कहाँ छुपाया है? वहाँ छुपाया मैंने, वहाँ पे, ऐसा मैंने बोला ना। तो कुछ नॉलेज दी ना मैंने, ठीक है। अब मैं बिल्कुल चुप हूँ, आपने वो कहाँ छुपाया है, मैं चुप हूँ, यहाँ पर मैं विटनेस नहीं बन रहा मेरा। लेकिन अगर मैं मेरे फिंगरप्रिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं चुप हूँ। लेकिन ये तो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ना कोर्ट। तो जहाँ पर एविडेंस कलेक्ट की बात आ जाएगी, वहाँ पर विटनेस की बात नहीं आएगी, वहाँ पर कंपेल नहीं हो रहे आप, वहाँ पर आपका कोई लेना देना ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन से इस चीज़ को हटा दिया कि विटनेस और एविडेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप मत करो, और बाकी सब बढ़िया, ठीक है। तो ये था हमारा केस, और ये था आर्टिकल 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।